जी बच्चे, तो यहाँ पर एक छोटी सी एमसीक्यू में मिस्टेक थी। जहां पर ये 30 लिखा है वो 3 है एक्चुअली। तो अगर आप उससे सॉल्व करें तो वो 0.4 सेकेंड्स बनता है। जी बच्चे बोलें, ये एमसीक्यू क्लियर है सबको? हम्म, जल्दी करें शाबाश, ये वाला एमसीक्यू क्लियर हुआ सबको? चलें अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब अगला एमसीक्यू क्या है जी, कहता है अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी अपनी आधी जर्नी, हाफ, 40 मीटर पर सेकंड से कवर करती है, और अगली आधी 50 मीटर पर सेकंड से कवर करती है। आपने उसकी एवरेज स्पीड बतानी। अब यहां पर आपकी अकल का इम्तिहान है। देखें, आपके पास एक पूरा रास्ता था। लेट से ये एक पूरा रास्ता था। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि पूरे रास्ते की लेंथ थी 100 मीटर। अब उसने इस रास्ते को हाफ में कर दिया। यानी उसने कहा कि बॉडी ने पहला आधा हिस्सा और फिर दूसरा आधा हिस्सा। तो कहता है जी कि पहला आधा हिस्सा बॉडी ने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किया, अगला आधा हिस्सा बॉडी ने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किया। आपने ये बताना है कि बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है। तो बच्चे कहते हैं वाह, सीधा सीधा है भैया। तो आप क्या करें जी, आप लिखें वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2। और फिर आप क्या करें जी, आप करें जी V1 में करें 40 जमा 50, उसको 2 से डिवाइड करें, ये आएगा 90/2। और 90 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 45 मीटर पर सेकंड। तो आत्रा के मुताबिक इसका आंसर डी है। हमारे आंसर के मुताबिक भी इसका आंसर क्या है? डी है। जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। 90%, 100%, 200%, 1000% गलत है। गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत सोल्यूशन है। और आप जिस मर्जी को उठा के ले आए, जिस मर्जी बंदे को उठा के ले आए, वो इसको इसी फार्मूले से करेगा और आंसर 45 ही निकालेगा। जबकि कंडीशन अलग है। देखें, 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 मेरी बात समझे कि किसने अपना माइक खोल दिया है। देखें बेटा, बात को समझे। देखें, उसने सारे फासले को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यानी पहला फासला B50 मीटर है और दूसरा फासला B50 मीटर है। तो यहां पर बात ये याद में रखने वाली है कि डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। उसने पूरे फासले को दो बराबर हिस्सों में बांटा। देखे ना, कहता है बॉडी कवर्स हाफ। अब हाफ का मतलब क्या है? बराबर हिस्से हुए हैं। तो बराबर हिस्से का मतलब ये है कि डिस्टेंस दोनों बराबर है, S1 और S2 बराबर है। लेकिन पहला डिस्टेंस कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा, कितनी स्पीड है? 40, स्लो स्पीड है तो टाइम ज्यादा लगेगा। और दूसरे में स्पीड है 50 तो टाइम क्या लगेगा? कम। यानी एक में टाइम ज्यादा, एक में टाइम कम। तो T1 और T2 बराबर नहीं है। ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस तो दोनों बराबर है लेकिन T1 और T2 बराबर नहीं है। तो इस केस में थर्ड वाला फार्मूला लगेगा, जो कि था, याद रखना था वैसे तो, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा। 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, दैट वाज द थर्ड फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का। तो अगर अब आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो 2V1 हमारी है 40, V2 हमारी है 50, और V1 प्लस V2 आप करें तो आएगा 40 जमा 50। और इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो आएगा 44.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये बेटा इसका आंसर है 44.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये वाला नहीं है, 45 वाला नहीं है। बेटा बात समझ आई? ये मैं उन्हीं फार्मूलाज का यूज करवा रहा हूँ अब आपको। जो फार्मूले अभी बताए थे ना, उनका इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ कि इस्तेमाल करना कैसे है। तो इस तरह के एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। इस तरह के एमसीक्यू एफएससी में भी आएंगे, इस साल, पिछले साल भी आए हैं। तो आपने इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ इतनी बहुत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं करवा रहा हूँ। जब मैं समझाता हूँ सब समझ आएगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो फिर पता चलेगा। इसलिए आपने अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है एमसीक्यू से। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें शाबाश, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलता हूँ फिर।
वन टू थ्री गिनूंगा भाई, वन टू थ्री, ओके बाय। चले, अगला एमसीक्यू बेटा, एक मिनट दीजिएगा जी। अगला एमसीक्यू कहता है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एट 40 किलोमीटर पर आवर। इस्लामाबाद से लाहौर आई है, डिस्टेंस होगा S1, और स्पीड होगी ये इन द फर्स्ट हाफ टाइम, पहले आधे टाइम। और फिर वो लाहौर से कसूर जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है जी। बेटा को बच्चा सॉल्व करके बताएगा। सर इससे पिछले वाले एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट मिल सकता है बाद में? जी जी मिल जाएगा बेटा, इब्राहिम दे दूंगा। एहसन फुआद, आंखें खुल रही हैं थोड़ी सी, के सो रहे हो? एहसन फुआद किधर हो? एहसन फुआद ने तो हमारे पीजीसी से लेक्चर भी लिए हुए हैं ना। एहसन फुआद ने तो प्री क्लासेस भी ली हैं। एहसन फुआद ऐसे एमसीक्यू नहीं करवाए उन्होंने आपको? लो जी देखो, गाड़ी इस्लामाबाद से लाहौर आई, डिस्टेंस होगा S1, स्पीड थी 40। फिर वो लाहौर से कसूर गई, डिस्टेंस होगा S2, स्पीड होगी 60। लो बच्चे मुझे बताएं, क्या इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से कसूर का फासला सेम है? आपका क्या ख्याल है? इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से कसूर का फासला सेम है? नो। तो लाहौर से इस्लामाबाद का फासला ज्यादा है। अब इसको जरा समझ लीजिएगा, लाहौर से इस्लामाबाद का फासला ज्यादा है, जबकि लाहौर से कसूर का फासला जो है वो कम। अब जरा देखें इस बात को मैं कैसे समझाता हूँ। लेट से ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है, और ये कसूर है। तो देखें इस्लामाबाद से लाहौर का फासला बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस S1। और कसूर से लाहौर का फासला बहुत कम है, डिस्टेंस S2। तो पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखनी है कि S1 और S2 बराबर नहीं है। S1 इज नॉट इक्वल टू S2। और ये चीज देख के शक पड़ता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, दूसरा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद से लाहौर आपके आने की रफ्तार थी 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि लाहौर से कसूर जाने की रफ्तार आपकी थी 60 किलोमीटर पर आवर। इस्लामाबाद से आने की 40 थी। अब अगर बात को समझें आप, तो वक्त रहेगा सेम। वक्त क्या रहेगा यहाँ पर? सेम। क्यों वक्त सेम रहेगा? क्योंकि देखें यहाँ पर उसने क्या लिखा है, फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ टाइम यानी बॉडी आपकी पहले आधे हिस्से में वो लाहौर से इस्लामाबाद आई है, और फिर वो अगले आधे हिस्से में लाहौर से कसूर गई है। यानी वक्त के कितने बराबर हिस्से हुए हैं? दो। हाँ, फर्स्ट हाफ टाइम है ना, तो वक्त के दो बराबर हिस्से हुए हैं। इसका मतलब यह है कि T1 T2 के बराबर है। अब T1 T2 के बराबर है, तो यहां से साबित हो गया कि दूसरा फार्मूला लगेगा, दैट इज V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2। V1 आप लगाएंगे बेटा यहां पर 40, V2 लगाएंगे 60, और ये आएगा 2। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 50 किलोमीटर फी घंटा। ये आपका आंसर है बेटा, बी वाला ऑप्शन, बीटा ऑप्शन आपका आंसर। जी बच्चों, तो देखा आपने कि किस तरीके से आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। जी बेटा, तो ओके है यहाँ तक? चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले छापा जल्दी से। 1 2 3 करूंगा, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। सर टाइम वाला दोबारा बता दें। बेटा देखें सफा, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि बॉडी इस्लामाबाद से लाहौर आई है पहले हाफ टाइम में। तो अब पहले हाफ टाइम में इस्लामाबाद से लाहौर आई है, तो अगले हाफ टाइम में लाहौर से कहाँ जाएगी? कसूर। यानी दोनों में वक्त बराबर लगेगा। लाहौर से इस्लामाबाद आने में अगर 1 घंटा लगा है, तो लाहौर से कसूर जाने में भी कितना घंटा उसको लगेगा? उसकी रफ्तार के मुताबिक 1 घंटा। यानी टाइम दोनों बराबर है। तो क्योंकि T1 और T2 इक्वल है, तो यहां पर दूसरा फार्मूला लगेगा, जो मैंने 3 फार्मूले बताए थे ना,
उसमें से दूसरा फार्मूला लगेगा क्योंकि कंडीशन उसकी है। जी सफा समझ आ गई है, तो मैं आगे चलता हूँ। बोले शाबा जल्दी से। चलें ओके बेटा, आगे चलते हैं जी। अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी की इकसाम। अब वेलोसिटी जो है वो बहुत सारी इकसाम की होती है। जैसे अभी हमने एक टाइप पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अभी हमने वैसे स्पीड पढ़ी है, लेकिन वेलोसिटी का भी फंडा सारा का सारा क्या है, सेम है। तो अगर आपने एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट वन प्लस डिस्प्लेसमेंट टू डिवाइडेड बाय टाइम वन प्लस टाइम टू। अच्छा, इसके अलावा होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बॉडी बराबर फासला तय करेगी बराबर टाइम में। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। परेशान नहीं होना, अभी शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगा। 2 मिनट मुझे दे दें, ये स्लाइड कंप्लीट होगी तो आगे मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही आपको डिटेल में समझानी। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सीख जाएं तो अच्छी बात है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइन एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब क्योंकि ये तिरछा है तो आप इसको बोलते तो स्ट्रेट है, लेकिन आप इसका नाम रखते हैं स्लोप, तो आप इसको रखेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, तो एक आधा डिस्कनेक्ट होना तो फर्ज है हमारे हमारे लैपटॉप पर। बहरहाल कोई बात नहीं, चलता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें। उल्टा बोल दिया शायद, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती हैं। चले, तो ये वाली स्लाइड पर थे, मैं आपको समझा रहा था कि एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ ली। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बराबर वक्त में बराबर फासला। और यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसको डीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और आप उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्पीड। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे बेटा, टेंजेंशियल स्पीड चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो स्पीड टाइम ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है विद अ स्लोप। ये जो आपके पास तिरछी लाइन है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। इसके अलावा वेरिएबल वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और इसका ग्राफ आता है कर्व। जैसे ये आपके सामने एक कर्व है, वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में चैप्टर नंबर 8 के आखिरी टॉपिक में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 आखिरी टॉपिक, बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म लफ्ज को ही कांस्टेंट बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो वो सेम ही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करती है, तो मैं बोलूंगा कि बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब मैं आपके सामने एक एनिमेशन बनाऊंगा, तो आप लोगों ने जहां पर टॉप राइट पर मेरी वीडियो नजर आ रही है, उसको क्लिक करके नीचे शिफ्ट कर दें, क्योंकि एनिमेशन उस साइड पर नजर आएगी। देखिएगा आप जरा एनिमेशन। तो ये आपके पास एक टर्टल है, और अगर आप इस टर्टल को देखें तो ये बराबर फासला तय कर रहा है बराबर वक्त पे। जैसे पहले 1 सेकंड में इसने 10 सेंटीमीटर फासला तय किया, दूसरे सेकंड में इसने 20 सेंटीमीटर फासला तय किया, तीसरे में 30 और चौथे में 40। समझ आ रही है बात? तो अब मैं आपको इसको जरा पेन से समझा देता हूं, अब जरा देखिएगा जरा। ये देखें, यहां से ये शुरू हुआ, इसने 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर फासला तय किया, 10। फिर 2 सेकंड गुजरे, यानी 1 सेकंड अगला गुजरा, तो अगले 1 सेकंड में ये कहां पर पहुंचा, 20 सेंटीमीटर, यानी फासला कितना तय किया, 10। बिल्कुल इसी तरह तीसरे सेकंड में जब ये गया तो फासला, टाइम तो 1 सेकंड ही गुजरा ना दो के बाद, और 20 से ये 30 पर आ गया, यानी कितना फासला तय किया, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह जब ये 3 से 4 पर आया, तो 1 सेकंड फिर गुजर गया, लेकिन फासला उतने उसने 30 से 40 पर चला गया, यानी फिर कितना फासला तय किया है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस टर्टल पे गौर करें, तो ये बराबर वक्त के वक्फों में बराबर फासला तय कर रहा है। और अगर आप ये बात भी गौर करें, तो यहाँ पर ऊपर इसकी वेलोसिटी भी आपको नजर आ रही होगी। सर मैंने मेडिसिन लेने जाना है तो इस वजह से भी लेक्चर लीव कर रहा हूँ, ओके बेटा। तो अगर आप गौर करें तो ये जो वेलोसिटी है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है।
अभी मैं आपके सामने ये एनिमेशन दोबारा रन करता हूँ और आपने ये वेलोसिटी दोबारा देखनी। 1 मिनट दीजिएगा। अब देखें जरा, फिर खुल गई। देखें जी, उस टर्टल की वेलोसिटी देखें कितनी रह रही है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब यह है कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जी बेटा, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दिया करें ताकि टाइम जाया ना हो। ओके शाबाश। अब एक और इसके रिलेटेड एनिमेशन देखते हैं। तो आप देखें कि ये जो कार है आपके सामने, इसकी रफ्तार भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। और ये बराबर फासला तय कर रहा है बराबर वक्त के वक्फों में। जैसे अभी ये 0 सेकंड से शुरू हुआ, पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, पांचवें में 50। बराबर वक्त के वक्फों में इसने बराबर फासला तय किया है। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर गौर करें तो इसने किया क्या है यहाँ पर, कि 1 सेकंड का वक्फा था यहाँ पर। 1 सेकंड में इसने कितने मीटर फासला तय किया, 10 मीटर। फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड में भी 1 सेकंड का वक्त गुजरा, तो 10 से 20 तक कितना फासला होता है, 10। फिर 2 से 3 सेकंड तक भी 1 सेकंड, और इसने जो फासला तय किया वो कितना था, 10 मीटर। 3 सेकंड से 4 सेकंड भी 1 सेकंड का वक्त बनता है, और 30 से 40 मीटर भी 10 मीटर का वक्त फासला बनता है। 4 से 5 सेकंड भी 1 सेकंड का वक्त बनता है, और 40 से 50 आपके पास 10 मीटर बनता है। तो अगर आप गौर करें तो इसने बराबर वक्त में बराबर फासला तय किया है। अब आप किसी भी लम्हे इसकी रफ्तार मालूम करें, इस लम्हे अगर आप चेक करेंगे तो इसकी रफ्तार होगी 10 मीटर पर सेकंड। इस लम्हे भी 10 मीटर पर सेकंड। इस लम्हे भी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप गौर करें तो हर लम्हे इसकी जो रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। बात समझ रहे हैं? तो इस केस में मैं कहूंगा कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यूनिफॉर्म है। जी बेटा, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक और बात है। बॉडी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, या मैंने अभी बताया आप इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट तब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टर्टल या कोई कारलेट से यहाँ पर एक बंदा है, वो बंदा ऐसे गोल चक्कर काट रहा है, लेकिन रफ्तार उसकी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? बेटा नहीं होगी, क्योंकि इधर उसकी डायरेक्शन ये है, इधर उसकी डायरेक्शन ये है, और इधर उसकी डायरेक्शन ये है। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, और अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर भी चेंज हो जाता है। इसलिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखनी है तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। इस केस में फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर है और स्केलर को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी में ये केस नहीं है, वेलोसिटी को फर्क पड़ता है। अच्छा, अगली बात ये कि अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, ये बड़ा मजे का एमसीक्यू है और पॉइंट भी है। अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मैं बोलूंगा कि बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से है। ये पॉइंट आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाऊंगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर जाते हैं पहले, फिर इस बात पे आते हैं। उससे पहले हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। अब इसकी मिसाल लेते हैं। तो बेटा देखें, इस स्टेज में अगर आप ये डायग्राम देखें, नीचे एनिमेशन चल रही है। ये कार जैसे जैसे आगे जा रही है इसकी रफ्तार तेज हो रही है, और जैसे ये स्टॉप पर आती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। ये मीटर पर भी देखें, रफ्तार पहले तेज हो रही है, फिर अचानक ही क्या हो गई है, स्लो। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो बॉडी की जो स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो अचानक ही यहाँ पर ये कितनी हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। 80 से पहले 70, 60, 50, 40, 20, 10, 0। यानी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है,
जी, इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। अभी आप देखें तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब डायरेक्शन की चेंज वाला केस भी देख लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर एक मिसाल आपको नजर आ रही है बी की। बी मतलब ये जो आपके पास मधुमक्खी होती है ये। तो अब आपको पता है ये रैंडम मोशन करती है, इसका जहां दिल करता है मुंह उठा के चली जाती है। तो अब इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है हर लम्हे, क्योंकि ये भिन्न बनाती रहती है हर लम्हे। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। बेशक मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कौन सी होगी, वेरिएबल। एक और एनिमेशन इसमें देखें आप। ये जो शख्स बाइक पे आ रहा है ये कर्व ले रहा है, टर्न ले रहा है। बाइक पे आने वाला शख्स टर्न ले रहा है। तो टर्न लेने की वजह से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैं ये बोलूंगा कि इस बंदे की जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। चले बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका, शाबाश, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 करूंगा, जल्दी करें, शाबाश, टाइम थोड़ा हमारे पास वैसे। 1 2 3, ओके बेटा, बाय। चलिए, अब अगली स्टेज पे देखते हैं। बेटा अब हमने पढ़नी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, पहले तो ये लफ्ज इंस्टेंटेनियस को समझना है आपने। बेटा इंस्टेंटेनियस एक्चुअली कहते हैं किसी इंस्टेंट को, किसी मूवमेंट को, किसी लम्हे को। इंस्टेंट को उर्दू में लम्हा कहते हैं। तो किसी लम्हे पर आपकी जो वेलोसिटी होती है ना, उस लम्हे वाली वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ये आपके सामने एक स्पीडोमीटर नजर आ रहा है, तो ये स्पीडोमीटर आपको एक्चुअली बताता है उस लम्हे आपकी वेलोसिटी क्या है, यानी एग्जैक्टली उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो देखें, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यहां पर आपको हर लम्हे की वेलोसिटी पता चल रही है कि इस लम्हे 68 69 इस तरह से। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस। अच्छा मुझे बताएं कि एक इंस्टेंट या एक लम्हा कितना को बड़ा होता है, इंस्टेंट या लम्हा, लम्हे में कितना वक्त होता है। तो बच्चा बता सकता है एक लम्हा कितना बड़ा होता है या कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है या छोटा सा ही होता है। बिल्कुल, एक लम्हा जो है वो बड़ा छोटा होता है। अब एक लम्हा बताने के लिए मैं कहता हूं एक लम्हा इतना छोटा होता है कि उस लम्हे में जो हमारा टाइम है ना, वो इतना कम हो जाता है कि वो तकरीबन जीरो हो जाता है। जीरो तो नहीं होता, लेकिन वो तकरीबन जीरो हो जाता है। बात समझ रहे हैं। यानी एक लम्हे की वेलोसिटी अगर मालूम करनी है तो उसके लिए आपको वक्त को तकरीबन तकरीबन इतना कम करना पड़ेगा कि वो तकरीबन क्या हो जाए, जीरो। बिल्कुल जीरो ना हो, लेकिन तकरीबन जीरो हो जाए। इसको आप ये बोलते हैं कि टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। ये जो टाइम हमारा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का मतलब है कि वो जीरो तक पहुंच गया, जीरो नहीं हुआ, जीरो तक पहुंच गया। ठीक है ना। तो अब मुझे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे जरा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर जो टाइम इंटरवल है हमारा वो अप्रोचेस टू जीरो, वो तकरीबन जीरो होने लग जाए, यानी इतना छोटा वक्त का लम्हा हो कि वो जीरो के बराबर होने लग जाए, उस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने के लिए क्या हमने कोई लिमिट लगाई है, लिमिट क्या लगाई है, लिमिट ये लगाई है कि वक्त बड़ा कम होना चाहिए, वक्त इतना छोटा होना चाहिए कि वो जीरो के करीब हो, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट। और ये बात यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू में लिखी है, तो वो एक्चुअली यहाँ पर लिमिट की बात कर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो किया जाता है VINS से, वी इंस्टेंटेनियस। तो यहां पर आप लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी आपने डेफिनेशन में एक लिमिट लगा दी कि टाइम इतना छोटा होगा कि वो तकरीबन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। और आगे आपने वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया जो होता है डेल्टा बी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। मतलब ये है कि वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वेलोसिटी का टाइम इतना कम हो जाएगा
कि डेल्टा टी जो है वो जीरो को अप्रोच करे, यानी इतना छोटा टाइम, एक लम्हे का वक्त होगा। तो उस एक लम्हे की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिख दिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं, तो अब जरा इनको तवज्जो से आपने देखना है। वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मे बी नॉन जीरो इवन व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं हो। यानी अगर वो आपसे कोई बंदा कहता है कि अगर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो ये बताओ कि क्या उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो होगी? तो आपने कहना है जरूरी नहीं है, हो सकता है वो जीरो के बराबर ना हो। अब आपको इसकी मिसाल देता हूँ। लेट से अगर आपके पास कोई शख्स हो, ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट ए से घूमता घूमता दोबारा पॉइंट ए पर आ जाए, तो इस केस में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो सबको पता है जीरो हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। यानी इस लम्हे वो घूम रहा था तो इस लम्हे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। लेट से उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आपने याद रखना है कि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो भी जाए तो जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो हो। अच्छा, अगली बात क्या है जी? अगली बात ये है, अगर जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहां से आपने ये भी एमसीक्यू में याद रखना है कि अगर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के पास कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब दोनों वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी। इक्वल हो जाएंगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगली बात ये, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है। अब इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। लेट से एक बॉडी है, बॉडी ए, वो ए से मूव करती है बी तक, यहां तक ऐसे। अब अगर आप गौर करें तो इसकी रफ्तार जो है वो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी। आप देखें कि हर लम्हे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इस केस में आपने ये वाली बात याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, चाहे रफ्तार सेम रहे। यानी फॉर एग्जांपल अगर रफ्तार 20 ही रहती है, 20 मीटर पर सेकंड, फिर भी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी? वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो फिर क्या बन जाएगा? वो वेक्टर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि इस केस में स्पीड जो है वो क्या है? वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड ही है ना। जी बेटा, ये बातें समझ में आई हैं? जल्दी करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से। 1 2 3, ओके बेटा, बाय, चलें। चले, तो हमारे पास 3 एमसीक्यू हैं मजीद, उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बताएं जी कि इनमें से क्या ऑप्शन ठीक होगा? जी बोले बेटा, में से क्या ख्याल है किसी का? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इनमें से अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो? बोले भाई। डी ऑप्शन, एसन का कहना है सी ऑप्शन। देखें, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहली बात तो ये कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब है जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड तो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। एक्सलेरेशन भी चेंज नहीं होती क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सलेरेशन क्या होता है? जीरो होता है।
तो एक ही ऑप्शन बनता है और वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंजेस। तो सी ऑप्शन है बेटा इसका आंसर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, 1 2 3 करूंगा, 1 2 3। ओके बाय। चले अगला एमसीक्यू। व्हेन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, तो जरा बताएं जी, अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो तो क्या इनमें से ऑप्शन चूज करेंगे आप? तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये केस हो जाए तो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर कांस्टेंट वेलोसिटी। चलें आखिरी एमसीक्यू, स्क्रीनशॉट ले लें इसका पहले, 1 2 3। ओके बेटा बाय। चले लास्ट एमसीक्यू। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड फॉर अ कर्व पाथ। अब रेशियो आप ले रहे हैं वेलोसिटी की और स्पीड की। वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और स्पीड आपको पता है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस। तो कर्व पाथ में डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है, तो वेलोसिटी छोटी होगी, स्पीड बड़ी होगी। यानी वेलोसिटी का आंसर आएगा स्मॉल, स्पीड का आंसर आएगा लार्ज। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 नहीं आएगा क्योंकि कर्व पाथ है। अगर स्ट्रेट पाथ होता तो फिर इक्वल टू 1 भी कह सकते थे हम। तो इसका आंसर आएगा जी सी वाला ऑप्शन, लेस देन 1। चले बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 1 2 3। ओके बाय। चलें, तो ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई जा सके। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने सारी चीजें साथ साथ याद करनी है। बहुत शुक्रिया लेक्चर में आने का। अल्लाह हाफिज।